हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 बायोलॉजी की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के सभी महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्न करने वाले हैं। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो 29 फरवरी को होने वाले पेपर में इन्हीं में से आपके प्रश्न आ जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट अति लघु प्रश्न है, तो इन्हें ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आपको और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो पार्ट 1 की जो पुष्पी पादपों में लैंगिकजन है उसके सबसे पहले इंपॉर्टेंट अति लघु प्रश्न देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है जो कि ये टैपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका कार्य क्या आता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का। तो टैपिटम क्या होता है। परागकोश की लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत टैपिटम कहलाती है। यह लघु बीजाणु या परागकणों को पोषण प्रदान करती है। आपने लघु बीजाणु का चित्र बनाया होगा, जब चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें 3-4 परतें होती हैं। एक बाह्य त्वचा, मध्य परत, अंतःस्थितियम परत और टैपिटम सबसे भीतरी परत होती है। इसका काम क्या होता है कि जो परागकण पल रहे हैं तो उनको क्या करना है, परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम किसका का होता है, टैपिटम का काम होता है। तो आंसर हो जाएगा परागकोश की लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत टैपिटम कहलाती है। यह लघु बीजाणु या परागकणों को पोषण प्रदान करती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कहोगे, ये आपके पेपर में साल आने वाला है। दोहरा निषेचन। देखिए दोहरा निषेचन क्या होता है वो सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर हम समझाते हैं। तो S.G. नवासचन ने खोज भी आ जाती है 1 नंबर की विकल्प में। तो पूछे कि दोहरा निषेचन की खोज किसने की थी। तो S.G. नवासचन ने सन 1898 सर्वप्रथम फ्रिटिलेरिया और लिलियम के पादप में द्विनिषेचन की खोज की थी। किसमें, फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम के पादपों में द्विनिषेचन की खोज की थी। इसे आवृत बीजी पादपों में इसकी दोहरा निषेचन की खोज कहाँ पर, आवृत बीजी पादप में कौन कौन से थे, फ्रिटिलेरिया और लिलियम के पादप की और खोज की। इसमें एक आगुणित क्या होता है, आगुणित नर युग्मक और एक आगुणित अंडकोशिका से संलय संयुग्मन करके द्विगुणित युग्मनज या जायगुण बनाता है और यह सत्य निषेचन कहलाता है। यानी बात कैसी कि मान लीजिए एक क्या हो गया, अंडाशय, मान लीजिए अंडाशय, इसकी भी मान लीजिए कि एक जब परागनली इसके अंदर आती है तो यहाँ पर क्या होता है, 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है, जिसमें क्या क्या पाया जाता है। एक होती है क्या होता है, केंद्रक होता है। इसमें एक होता है अंडप होता है, एक मान लीजिए अंडप होता है जिसकी सहायक कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। तो जब एक आगुणित नर युग्मक, दो नर युग्मकों का निर्माण होता है परागनलिका में, तो एक आगुणित युग्मक किससे, अंडप से निषेचन करता है, यानी आगुणित अंडप से निषेचन करता है। तो क्या बनाता है, युग्मनज यानी 2n बनाता है, जिसे क्या बोलता है, जायगोट भी कह सकती है। और इस क्रिया को क्या कहेंगे, सत्य निषेचन कहेंगे। ठीक है। जबकि दूसरा आगुणित भ्रूणपोष कोशिका बनाता है। दूसरा क्या होता है, भ्रूणपोष कोशिका बनाता है, यानी ये क्या करेगा, जब ये केंद्रक से, दूसरा क्या करेगा, केंद्रक से निषेचन करता है और क्या बनाता है, भ्रूणपोष कोशिका बनाता है, जैसे 3n बोलते हैं। एक n आगुणित एक गुणज क्या होगा, n, और 2n क्या होता है, केंद्रक कैसा होता है, द्विगुणित होता है। तो n और 2n से निषेचन करेगा तो क्या बनेगा, 3n बनाएगा। तो उसे क्या बनेंगे, तो जबकि दूसरा आगुणित क्या बनाता है, भ्रूणपोष कोशिका बनाता है। यह क्रिया त्रिसमेकन या त्रिसंलयन कहलाती है, जब त्रिगुणित युग्मनज प्राप्त होता है। प्राथमिक 3n प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनाता है, यह क्रिया क्या कहलाती है, त्रिसमेकन या त्रिसंलयन कहलाती है। और देखिए क्या है, नर युग्मक, देखिए क्या बना, नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संयुग्मन करके, किससे, द्वितीय केंद्रक से संयोग करके क्या बनाता है, त्रिगुणित युग्मनज बनाता है और एक क्रिया का भ्रूणपोष कोशिका बनाता है। यह क्रिया त्रिसमेकन या त्रिसंलयन कहलाती है। आवृत बीज में निषेचन क्रिया 2 बार संपन्न होती है, इसलिए इसे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। दो बार हो जाएगी तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, द्विनिषेचन कहलाएगी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक और प्रश्न देखिए, किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। तो सेब, नाशपाती, 2 आभासी फल हैं, सेब और नाशपाती। अगला प्रश्न देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो बहुभ्रूणता क्या है, एक बीज में से एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहती हैं। यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश के उपस्थिति के कारण अथवा भ्रूणकोश में भ्रूणकोश की अंडकोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका के भ्रूण के निर्माण करने में परिणाम स्वरूप होती है। उदाहरण की बात करें जैसे पाइनस और संतरा। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि बहुभ्रूणता के जनक कौन थे, तो ल्यूबिनहॉक को कहा जाता है और भारत में पंचानन महेश्वरी को बहुभ्रूणता का जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, भारतीय बहुभ्रूणता का जनक किसे कहा जाता है, तो पंचानन महेश्वरी को और
वैसे कौन है? तो ल्यूबेन हॉक हैं। अगला देखिए प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, क्या है? अनिषेक जनन से आप क्या समझते हो? एक उदाहरण दीजिए। तो बिना निषेचन के अर्थात अनिषेचित बीजांड द्वारा अगुणित भ्रूण एवं बीज का विकसित होना अनिषेक जनन कहलाता है। उदाहरण के लिए बात करें जैसे धतूरा और आलू आदि किसके? अनिषेक जनन के उदाहरण हैं। चलिए तो अगला देखते हैं। तो अब देखेंगे पार्ट 2, हमने पार्ट 1 के तो खत्म कर चुके, अब पार्ट 2 के हो जाएंगे। और पार्ट 2 में पहला देखिए, सार्टोली कोशिकाएं पर टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, आ जाएगा आपके पेपर में। तो सार्टोली कोशिकाएं पर टिप्पणी लिखिए। तो क्या होता है? वृषण की शुक्र नलिकाओं में उपस्थित अवलंबन कोशिकाएं या सार्टोली कोशिकाएं परिवर्तनशील शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम किसका होता है? सार्टोली कोशिकाओं का होता है। अगला प्रश्न देखिए, लीडिंग कोशिकाओं का क्या? लीडिंग कोशिकाएं, तो लीडिंग कोशिकाएं क्या होती हैं? तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा? वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन यानी हार्मोन्स है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं और जो नर के सहायक जनन अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? तो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है। और फिर देखिए उन सबसे महत्वपूर्ण, अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा आपका आर्तव चक्र यानी मासिक धर्म बोलते से। तो क्या होता है? मादा में जनन काल के प्रारंभ के समय ऋतुस्राव प्रारंभ होता है जो जनन काल की समाप्ति के पश्चात रुक जाता है। इस काल में प्रति माह अंडाशय से एक क्या निकलता है? अंडाणु मुक्त होता है और निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की भित्ति एवं अंडाशय के चक्रीय परिवर्तन होता है और क्या कि मुक्त होता है। और क्या होता है? निश्चय न होने की स्थिति में गर्भाशय की भित्ति एवं अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। इस चक्र को ही मासिक चक्र या आर्तव चक्र कहा जाता है। क्या होगा कि जो यानी मादाओं में हर जनन काल समय प्रारंभ होने के समय क्या है? एक अंडाशय निकलता है और वह अंडाशय निश्चित ना होने के कारण यानी शुक्राणुओं से निश्चित ना होने के कारण फिर क्या होता है? दोबारा अपने क्या होता है? क्या होता है? चक्रीय परिवर्तन होता है यानी गर्भाशय की भित्ति एवं अंडाशय में ऐसा चक्रीय परिवर्तन होता रहता है। इस चक्र को ही क्या होता है? मासिक या आर्तव चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम लिखिए। तो अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम LH ल्यूटिनाइजिंग है वो हार्मोन्स तथा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं। दोनों हार्मोन्स हो जाते हैं, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन ये दोनों आर्तव चक्र और जो यह है शुक्राणु जनन का क्या अर्थ है? तो नर के वृषणों की जननिक यानी जर्म उपकला या कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्रजनन या शुक्राणु जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया वृषण की शुक्र नलिकाओं में होती है। क्या होगा कि नर के वृषण की जननिक उपकलाओं की कोशिकाओं से क्या होगा? एक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किसका? शुक्राणु का निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन या शुक्राणु जनन कहते हैं। और यह प्रक्रिया वृषण की किसकी? शुक्र नलिकाओं में होती है। देखो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है इससे, जैसे बोले कि शुक्र जनन की क्रिया कहाँ पर होती है? शुक्र नलिकाओं में होती है। और किन के कारण? तो अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिकाओं में? जर्म यानी जननिक या जर्म उपकलाओं कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, फिर देखिए अगला है फर्टिलाइजिंग या एंडी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो निषेचन के पूर्व अंडाणु की फर्टिलाइजिंग का श्रावण करता है और वह यह शुक्राणु की सतह पर एंडी फर्टिलाइजेशन नामक ग्राही से क्रिया करता है और इसके फलस्वरूप दोनों क्या है? दोनों में आसंजन हो जाता है, आसंजन हो जाता है। चलिए पार्ट 3 यानी चैप्टर 3 है जनन स्वास्थ्य, इससे बन जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पहला ये कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा इम्पोर्टेंट होगा बहुत ही, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर देखिए परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ क्या क्या हैं? तो पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी यानी वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो पुरुष नसबंदी में क्या होता है? इनकी शुक्र यानी शुक्र नलिकाओं को काट कर बांध दिया जाता है। ऐसे ही महिला नसबंदी में क्या होता है? उनकी जो अंडवाहिनियों को काट कर बांध दिया जाता है। तो इस प्रकार इसकी वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी है। तो पेपर में अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है तो ये सबसे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िए, इसको जरूर पढ़ लेना। परिवार नियोजन की स्थायी और अस्थायी विधियों को जरूर पढ़ लेना। फिर देखिए अगला प्रश्न देखिए शुक्र वाहिका अच्छेदन यानी वैसेक्टोमी पर टिप्पणी लिखी है। अभी हाल पढ़ चुके हम कि किसके लिए? पुरुष नसबंदी के लिए। शुक्र वाहिका उच्छेदन या वैसेक्टोमी को पुरुष नसबंदी भी कहते हैं। यह गर्भ निरोधक की स्थायी विधि है जिसमें एक छोटी से
ऑपरेशन द्वारा दोनों शुक्रवाहिकाओं को काट या बांध दिया जाता है, जिससे वीर्य के शुक्राणु अनुपस्थित होते हैं। अगला देखिए, अगला है स्वपात्रीय निषेचन क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्वपात्रीय निषेचन। तो मादा के शरीर के बाहर मानक परिस्थितियों में प्रयोगशाला में शुक्राणु द्वारा अंडाणु से कृत्रिम निषेचन की तकनीक को स्वपात्रीय निषेचन या IVF तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। फुल फॉर्म लिखने के लिए आ जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक हो जाती है। देखिए यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, देखो इनका फुल फॉर्म भी IVF और GIFT का फुल फॉर्म वो क्या होगा, IVF का फुल फॉर्म क्या होगा, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, तो अंतःपात्रीय निषेचन, और गिफ्ट का क्या होगा, गैमेट इंट्राफैलोफिलम और ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर हो जाएगा। तो युग्मक अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो उसको तैयार कर लीजिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा। चलिए और देखते हैं। तो पार्ट नंबर 4 वंशागति और विविधताएं। तो सबसे पहला होगा जीन की परिभाषा, जीन आ जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, जीन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर देखो पढ़ने वाले हैं। जीन गुणसूत्र पर स्थित एक रचना है जो किसी आनुवांशिक गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है। यह वंशागति की इकाई है और जीन शब्द का प्रतिपादन जॉनसन ने किया था। तो क्या होगा, किसी भी आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना किसका काम है, जीन का। और आनुवांशिकी किसकी इकाई है, तो वंशागति की इकाई है। जीन शब्द का उपयोग किसने किया, तो जॉनसन ने किया, बिल्कुल ध्यान रखना। फिर देखिए संकर पूर्वज संकरण या बैकक्रॉस से आप क्या समझते हैं। तो F1 पीढ़ी में प्राप्त विषम युग्मजी संकर या इसके समयुग्मजी जनक से क्रॉस प्रतीप संकरण कहलाता है। इसमें संकरण शुद्ध जनक से कराते हैं। तो ये जैसे देखिए ये F1 पीढ़ी क्या हो, ये 2 शुद्ध लक्षण और 2 बौने लक्षणों के बीच हमने निश्चय कराया। तो उसमें कुछ लक्षण बड़े और कुछ लक्षण छोटे प्राप्त होंगे, यानी एक छोटा और एक बड़ा लक्षण, जैसे संकर। लेकिन इसमें बात करें कि F1 पीढ़ी में प्राप्त विषम युग्मजी, विषम युग्मजी कौन से, ये विषम युग्मजी हैं। संकर इसके समयुग्मजी यानी इसके समान, समयुग्मजी यानी कैपिटल TT से करा दिया जाए, क्रॉस करा दिया जाए, तो क्या कहलाएगा, इसमें इसे प्रतीप संकरण कहा जाएगा। इसमें संकरण शुद्ध जनक से कराते हैं, यानी इन दोनों का कराया। तो F1 पीढ़ी में हमें क्या लक्षण प्राप्त हुए, T कैपिटल T और स्मॉल t प्राप्त हुई। इनका फिर हमने द्वारा किया गया शुद्ध जनकों से लक्षण करा दिया, तो क्या प्राप्त होता है, प्रतीप किसे क्या बोलेगा, संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहा जाएगा। इसी का उल्टा टेस्ट क्रॉस होता है, यानी परीक्षार संकरण यानी टेस्ट क्रॉस। F1 पीढ़ी से प्राप्त विषम युग्मजी संकर का समयुग्मजी अप्रभावी जनक से के साथ क्या करा दिया है, क्रॉस कराते हैं, तो परीक्षार संकरण कहलाता है। फिर देखिए अगला, मेंडल ने जिन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया उनमें से 4 के नाम लिखिए, पेपर में आ जाएगा, तो अपन पढ़ने वाले सबका देखिए। तो कौन कौन से, तो वैसे तो 7 जोड़ी लक्षण लिए थे, लेकिन हम पढ़ने वाले कितने, 4 का बात पूछ रहे हैं। तो बीज का रंग, बीज का आकार, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति, ये हो जाएगा। फिर देखिए अगला, अपूर्ण प्रभाविता को उदाहरण सहित समझाइए। तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण प्रभाविता में F1 पीढ़ी की संतति में कोई लक्षण अप्रभावी या अप्रभावी ना होकर मध्यवर्ती परिणाम देता है। जैसे गुलाबांस में लाल व सफ़ेद पुष्पों के पादपों के मध्य क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प वाले पादप प्राप्त होते हैं, ठीक है। तथा इनका अनुपात प्रारूपी अनुपात 1:2 अनुपात होता है। यानी किसके बाद बात क्या करें, अपूर्ण प्रभाविता, यानी इनमें से ना तो प्रभावी लक्षण रहेगा ना अप्रभावी लक्षण। या तो जैसे यहाँ पर बात की है, तो गुलाब बांस में लाल और पुष्प वाले सफ़ेद के बाद उन्हें क्रॉस कराया, तो क्या बना, गुलाबी, यानी तीसरा रंग प्राप्त हुआ। तो इसमें ना तो अप्रभावी ना अप्रभावी लक्षण ना होकर कोई जिसकी बीच वाला लक्षण होगा वो क्या कहलाएगा, अपूर्ण प्रभाविता। और इसका अनुपात क्या होता है, 1:2:1 होता है। चलिए और देखते हैं। अगला प्रश्न है सहप्रभाविता को उदाहरण सहित समझाइए। सहप्रभाविता, तो सहप्रभाविता में दोनों ही जनकों के लक्षण पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। यदि क्या उदाहरण की बात की जाए, तो यदि लाल रंग के पशु को श्वेत रंग के पशु से क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में चित्कवरीय संतान उत्पन्न होती है, यानी क्या है, सहप्रभाविता। तो दोनों के मतलब कुछ सफ़ेद कुछ लाल रंग की प्राप्त होगी, तो दोनों के सहप्रभाविता दोनों लक्षण प्रकट होंगे। तो ये लक्षण पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं। फिर देखिए, लिंग सहलग्न गुण से आप क्या समझते हैं, मानव में किन्हीं 2 लिंग सहलग्न गुणों का नाम लिखिए।
तो प्राणियों में कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होती है, अतः इनका नियमन लिंग गुणसूत्र द्वारा होता है। ये लक्षण लिंग सहलंग लक्षण कहलाते हैं, इनके द्वारा जिनका आनुवांशिक लक्षणों का वंशागति से संबंधित हो और जिनका नियमन किसके द्वारा लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्र द्वारा हो, वे क्या कहलाते हैं लिंग सहलंग लक्षण कहलाते हैं। जैसे वर्णांता हीमोफीलिया दोनों क्या है, जैसे लिंग सहलंग लक्षण है, इन्हें लिंग संलग्न रोग भी कहा जाता है। ये बहुत जरूर ध्यान रखिए, पेपर में आया कि 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखिए तो हीमोफीलिया और वर्णांता आप लिख दोगे। फिर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हम इस चैप्टर का जो कि हुआ डाउन सिंड्रोम और एक टर्नर सिंड्रोम, दो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में को सर्वप्रथम लैंगडन डाउन ने सन 1866 में खोजा था। यह रोग 21वीं जोड़ी ऑटोसोम्स यानी गुणसूत्र की एक अधिक प्रति के कारण होता है। यानी मनुष्य में कितने 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, और इसमें क्या हुआ है कि 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होगा उसमें एक गुणसूत्र की अधिकता होगी, यानी इसमें 21 में एक गुणसूत्र और अधिक हो जाएगा, यानी 46 कितने हो जाएंगे 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो वो क्या कहलाएगा डाउन सिंड्रोम रोग होगा। देखो के कारण होता है जो त्रिगुणता कहलाती है। इस प्रकार रोग से ग्रस्त व्यक्ति में 46 के स्थान पर कितने 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। अगर इसके बाद लक्षण कैसे देखेंगे तो इस रोग से व्यक्ति का चेहरा मंगोलियन लोगों की भांति, माथा चौड़ा, कद छोटा आदि लक्षण इसमें पाए जाते हैं। अगला देखिए क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। तो क्लाइनफेल्टर में सिंड्रोम में 46 से अधिक यानी 46 के यहाँ 47 48 हो सकते हैं, और टर्नर सिंड्रोम में 46 से कम हो जाते हैं, यानी 45 44 ऐसे कुछ एक गुणसूत्र की कमी के कारण जो रोग होता है वो टर्नर सिंड्रोम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे पार्ट 5 देखिए वंशागति तथा आणविक आधार। तो इसका पहला प्रश्न ही बहुत इंपॉर्टेंट होगा भाई लोग, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भाई, ठीक है। तो देखिए क्या है डीएनए क्या है, इसके प्रत्येक कुंडलन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 2 प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं, बी डीएनए और जेड डीएनए। जेड डीएनए वामवर्त कुंडलित होता है, इसलिए वह इसकी द्विकुंडलिनी टेढ़ी मेढ़ी और होती है, और इसके प्रत्येक कुंडलन में 12 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। तो प्रश्न है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर बताइए। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़े नहीं रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़े रहते हैं। प्रोकैरियोटिक डीएनए वृत्ताकार जबकि यूकैरियोटिक डीएनए रेखीय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाली 2 शर्कराओं के नाम एवं सूत्र लिखिए। तो डीऑक्सीराइबो शर्करा C5H10O4 तथा राइबो शर्करा C5H10O5 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए चारगाफ का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। चारगाफ का नियम क्या है, पेपर में इस साल तैयार कर लीजिएगा, आ सकता है इस साल पेपर में। तो क्या होगा, इस नियम के अनुसार डीएनए में एडेनिन की मात्रा थायमिन के बराबर होती है। पहला पॉइंट किसमें, डीएनए में एडेनिन की मात्रा थायमिन के बराबर होती है, तथा ग्वानिन की मात्रा किसके बराबर, साइटोसिन के बराबर होती है। और प्रत्येक जाति के लिए एडेनिन, थायमिन व ग्वानिन साइटोसिन का अनुपात विशिष्ट होता है। सिंपल सी बात, 2-4 तो बात ही की। एडेनिन थायमिन के बराबर हो जाएगा, ग्वानिन साइटोसिन के बराबर हो जाएगा, और में किसी भी जाति, प्रत्येक जाति के लिए एडेनिन, थायमिन और ग्वानिन साइटोसिन का अनुपात विशिष्ट होता है। फिर देखिए अगला है कोशिका में डीएनए तथा आरएनए की उपस्थिति का स्थान बताइए। तो आरएनए कोश का द्रव, राइबोसोम्स केंद्रक आदि में उपस्थित होता है, जबकि डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। आरएनए कोश का द्रव में, राइबोसोम्स केंद्रक में। माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में भी डीएनए व आरएनए अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए विभिन्न प्रकार के आरएनए के नाम लिखिए। तो आरएनए निम्न प्रकार के होते हैं, एमआरएनए संदेशवाहक, टीआरएनए स्थानांतरण तथा आरआरएनए राइबोसोमल होता है। चलिए और देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक अणु कौन सा है, प्रत्येक द्वारा सिद्ध करने वाली वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो ग्रिफिथ ने सर्वप्रथम जीवाणु के में रूपांतरण का प्रयोग कर बताया कि आनुवांशिक पदार्थ के कारण रूपांतरण होता है, जबकि एवेरी मैकार्टी और एवेरी
मैक्यूलेट और मैकार्टी ने जीवाणु में स्थानांतरण प्रयोग द्वारा सिद्ध हुआ कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। और ये क्वेश्चन जरूर आपको तैयार करना है कि आनुवांशिक पदार्थ को निर्धारण करने की विधियां, तो एक तो हो जाएगा ग्रिफिथ का, जिन्होंने जीवों में यानी किसमें पदार्थ के प्रयोग कर किसमें जीवाणु में रूपांतरण का प्रयोग कर बताया गया था। इन्होंने किसमें जो रूपांतरण प्रयोग किसने जीवाणुओं में रूपांतरण के प्रयोग द्वारा दोनों में किसने ग्रिफिथ ने और चूहों में किया था। चूहों में पूंछ काट कर उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, फिर देखिए पारक्रमण क्या है। तो पारक्रमण क्या है, तो पारक्रमण में विषाणु के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किया जाता है। क्या करेगा कि पारक्रमण में विषाणु के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किया जाता है। फिर देखिए आनुवांशिक कूट की दो विशेषताएं लिखिए। तो नंबर 1 हो जाएगी आनुवांशिक कूट सार्वत्रिक होता है, और दूसरा हो जाएगा आनुवांशिक कूट कोमा रहित, अभ्रष्ट और असंदिग्ध होता है। फिर देखते हैं और पार्ट 6 विकास। और विकास का सबसे महत्वपूर्ण बिग बैंग परिकल्पना क्या है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिग बैंग परिकल्पना क्या है, तो इस परिकल्पना के अनुसार ईमेल नामक आद्य पदार्थ अति तप्त कॉस्मिक धूल के बादल में पदार्थ तथा प्रति पदार्थ के मध्य टकराव से भयंकर विस्फोट हुआ, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। यह परिकल्पना ब्रह्मांड की उत्पत्ति जानने हेतु दी जाती है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जानने हेतु जो परिकल्पना दी जाती है उसे बिग बैंग परिकल्पना कहते हैं। और क्या बताया कि जो बादल धूल के बादल कॉस्मिक धूल के बादल पदार्थ की तथा प्रति पदार्थ के मध्य भयंकर टकराव के कारण किसकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, इसी को बिग बैंग परिकल्पना कहा गया है। फिर देखिए अगला, स्टैनली मिलर ने अपने प्रयोग में किन किन पदार्थों के संयोजन से अमीनो अम्लों का संश्लेषण किया। तो आंसर हो जाएगा स्टैनली मिलर ने अपने प्रयोगों में मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन तथा जलवाष्प का उपयोग किया। उन्होंने जलवाष्प के साथ हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मेथेन 1:2 के अनुपात में लिया। सर्वप्रथम उनके प्रयोग में ग्लाइसिन, बैलीन, अमोनिया तथा एलेनिन अमीनो अम्ल बने। ठीक है, स्टैनली मिलर ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए इन्होंने भी प्रयोग किया था, बताया था जीवन की उत्पत्ति के कारण इन्होंने स्टैनली मिलर ने प्रयोग दिया था, तो वो भी तैयार कर लिया। ठीक है, फिर देखिए अगला है अपसारी विकास एवं अभिसारी विकास की परिभाषा लिखिए। तो अपसारी विकास क्या होगा, एक ही पूर्वज जाति के जीवों का जब विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैलकर और अपने अपने क्षेत्रों के वातावरण के अनुसार विभिन्न जीवन शैली अपनाकर धीरे धीरे विभिन्न जातियों में रूपांतरित होना अपसारी उद्विकास कहलाता है। यानी विभिन्न किसी भी हर जगह पर विभिन्न क्षेत्रों में रहकर अपने अपने क्षेत्रों के वातावरण के अनुसार विभिन्न जीवन शैली को अपनाकर धीरे धीरे विभिन्न जातियों में रूपांतरित हो जाना क्या कहलाता है, अपसारी कहलाता है, अपसारी उद्विकास कहलाता है। और अभिसारी क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, विभिन्न पूर्वज व जाति के सदस्य एक भौगोलिक क्षेत्र में रहकर समान रूप से दिखाई देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, ऐसा विकास क्या कहलाता है, अभिसारी विकास या उद्विकास कहलाता है, अपसारी उद्विकास कहलाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाए जाने वाले 2 अपशेषी अंगों के नाम बताइए। तो जीवधारियों के पूर्ण कलिका क्रियाशील अंग जो जीवधारियों द्वारा उपयोग ना किए जाने के कारण अपशेषी हो जाते हैं वो एवं भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, भी अपशेषी अंग कहलाते हैं। जिनका उपयोग ना किया जाए वे भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, अपशेषी अंग होते हैं, सीधी बात। जैसे मानव में निवेशक पटल, अक्लडाल, शरीर के बाल, पुच्छ, कशेरू आदि ये सब क्या है आपके अवशेषी अंग हैं। ठीक है, ये मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिए। तो पहला है फाइलेरिया रोग के रोगकारक एवं रोगकारक का जंतु का वैज्ञानिक नाम लिखिए। ठीक है, तो इसका वाहक किसका, फाइलेरिया का, इसका वाहक क्या होता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है। क्या होता है, फाइलेरिया का मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है तथा रोगकारक बूचेरिया बेनक्राफ्टी होता है तथा इसका संग नेमेटा होता है, नेमेटोटा होता है। क्या, नेमेटोटा होता है। क्या क्या हो गया, मादा क्यूलेक्स मच्छर, रोगकारक बूचेरिया बेनक्राफ्टी और इसका संग कौन सा होता है, नेमेटोडा हो जाता है, इसका संग हो जाता है। फिर देखिए अगला है
मानव में विषाणु जनित 4 रोगों के नाम लिखिए। तो चेचक, हर्पीज, पोलियो, हेपेटाइटिस, खसरा, रेबीज आदि ये सब क्या है, विषाणु जनित रोग हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इंटरफेरोन तथा प्रियोन्स क्या है। तो इंटरफेरोन्स विषाणु प्रोटीन अणु होते हैं, जबकि कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित होती हैं। तो इस प्रकार के प्रोटीन्स को मुक्त करती हैं जो विषाणु के संक्रमण को रोक सकती हैं। फिर प्रियोन्स क्या होता है, तो ये संक्रामक प्रोटीन कण हैं, इन पर उच्च ताप का विकिरण का प्रभाव नहीं होता है, उत्ताप और विकिरण का प्रभाव नहीं होता है, ये रोग उत्पन्न होते हैं। फिर देखिए अगला है वंशागत एवं संक्रामक रोग में अंतर एक वाक्य में लिखिए। तो वंशागत रोग, तो ये रोग यानी जन्मजात रोग के लिए से, तो ये रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, दांत, कोशिका अरक्ता हो जाती है। फिर देखिए संक्रामक, तो ये क्या होते हैं, छुआछूत से फैलते हैं। ये रोग रोगाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं और एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलते हैं, जैसे जुकाम, फ्लू, सिफिलिस, ये सब क्या होते हैं, एक छुआछूत द्वारा फैल जाते हैं, मतलब छीने खाने, खांसने, छींकने, थूकने से फैलते हैं। मनुष्य में अमीबात रोग किससे उत्पन्न होते हैं। तो अमीबात रोग एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है तथा यह मनुष्य की आंत में पाया जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा प्राप्त होता है कौन सा, अमीबात रोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 8 है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो देखिए अगला प्रश्न है दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही बनाने में सहायता करता है। अगला देखिए ईस्ट का कोशिकाओं के किण्वन में क्या योगदान है। तो ईस्ट में जाइमेज यानी क्या है, जाइमेज तथा इन्वर्टेज एंजाइम होता है। इसे कवक की सहायता तथा कोशिकाएं किण्वन की प्रक्रिया में शर्कराओं को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड तथा एल्कोहल बनाती हैं। ब्रेड एवं शराब बनाने में भी इसका मुख्य योगदान है किसका, ईस्ट का। इन्वर्टेज क्या कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जाइमेज और इन्वर्टेज एंजाइम पाया जाता है उसमें। ठीक है, फिर देखिए सिरका उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है। तो सिरका या एसिटिक अम्ल के निर्माण के लिए शर्करा के घोल का माइकोडर्मा एसिटी अथवा एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु द्वारा किण्वन कराया जाता है, जिससे सिरका का उत्पादन हो जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होगा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, यह किस सूक्ष्मदर्शी से प्राप्त होता है। तो पेनिसिलिन की खोज सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यह एक प्रतिजैविक है जो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर देखिए इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर जो प्रश्न पढ़ चुके पेनिसिलिन वाला, तो किसने, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1929 में खोज की थी और सबसे पहली खोजी गई वैसे तो जो सूक्ष्म सबसे पहली खोजी गई प्रतिजैविक थी ये, और एक जो किससे प्राप्त होती है, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होती है। फिर देखिए बाह्यत मल क्या है, ये एक लॉन्ग में भी प्रश्न पूछा जाएगा, बाह्यत मल क्या होता है, इसके प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपचार के लिए पूछ लिया जाता है कि बाह्यत मल क्या है। तो देखिए शहरों, महानगरों व कस्बों से घरों एवं कार्यालयों से निकला मल मूत्र युक्त अपशिष्ट जल जिसमें अपमार्जक, मिट्टी, कंकड़ आदि भी मौजूद होते हैं, बाह्यत मल कहलाता है। यानी सभी अशुद्धियाँ, गंदगी सब क्या कहलाती हैं, बाह्यत मल कहलाता है। इसकी उपचार की 2-3 विधियाँ, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक विधि हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव का कृषि में क्या महत्व है। तो यह जीवाणु लेग्यूम कुल के पादपों की जड़ों में सहजीवी रूप में पाया जाता है तथा वायुमंडलीय स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्तरीकरण करके विभिन्न यौगिकों के निर्माण कर उन्हें अपने पोषक पादप को उपलब्ध कराता है। 8 नंबर 9 है जिसमें देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा और 1 में नहीं 2 अंक में भी पेपर में पूछा जाएगा, 2 अंक का। तो यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों एवं जैविक क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण हेतु किया जाता है। यह विज्ञान की आधुनिक शाखा है जिसमें जीव, जैव रसायन, सूक्ष्म जैविक, आणविक जीव विज्ञान, आनुवांशिकी आदि के अध्ययन का विस्तृत उपयोग किया जाता है। इस
शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कार्ल एरेक नामक वैज्ञानिक ने किया था। जिसने कार्ल एरेक ने किया था। और जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ जो पहले भी पूछा जा चुका है, पहले इस पेपर में पूछा गया था, अगले पेपर में, कि RDNA में R क्या है। तो RDNA में R से ही अभिप्राय रिकॉम्बिनेंट क्या है, पुनर्योगज DNA से है। तो RDNA में R के से क्या अभिप्राय, तो रिकॉम्बिनेट एंड पुनर्योगज DNA से है। फिर देखिए उस एंजाइम का नाम लिखिए जो DNA को खंडों में तोड़ देता है। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम दो ऐसे होते हैं जो DNA को विभिन्न खंडों में तोड़ते हैं। एक PCR संरचना पढ़ना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें PCR पढ़ लेना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्लाज्मिड क्या है स्पष्ट कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। तो देखिए ये जीवाणु में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। क्या है, प्लाज्मिड, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड प्रायः जीवाणु व ईस्ट में पाए जाते हैं। इनका प्रयोग DNA पुनर्योगज में संदेश वाहक के यानी संवाहक के रूप में किया जाता है। TI प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेसेंस जीवाणु से प्राप्त होता है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, बीटी फसल में बहुत ही इंपॉर्टेंट बीटी फसल वाला प्रश्न जरूर बनता है कि बीटी फसल पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें बीटी कपास, बीटी मक्का ये आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बीटी वाला, तो इसको तैयार कीजिए। पेपर में 2 अंक का भी पूछा जा सकता है आपके पेपर में, ठीक है। और लॉन्ग में तो आप जरूर तैयार कीजिएगा। तो बीटी क्या है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं जिनमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये पादप जाति पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। बीटी एक प्रकार का प्रतिविष है जो बैसिलस थ्यूरोजेंसियस जीवाणु से निर्मित होता है। डायरेक्ट जैसे जीवाणु उसको खाता है तो जिस वैसे में बैसिलस थ्यूरोजेंसियस नामक क्या है जीवाणु निर्मित होते हैं। ये क्या करते हैं, उसकी जो कीट की सीधी अंदर जाती है, पोषक भोजन को हजम नहीं करने देते, फटा देते हैं इनके यकृत को। तो ठीक है। फिर देखिए अगला है बायोपायरेसी क्या है। तो विभिन्न बहुकोशिकीय कंपनी या अन्य संगठन जब किसी देश के जैविक संसाधनों का समुचित प्रतिकर भुगतान किए बिना अनाधिकृत रूप से उन संसाधनों का प्रयोग करते हैं, यह बायोपायरेसी कहलाती है। क्या इसकी तो विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती तो विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय अन्य संगठन जब किसी देश की जैविक संसाधनों का समुचित प्रतिकर भुगतान किए बिना यानी उनके टैक्स दिए बिना उनकी अनाधिकृत रूप से उन संसाधनों का उपयोग करते हैं, वो क्या कहलाती है, बायोपायरेसी कहलाती है। तो अगला प्रश्न है, निकेत को परिभाषित कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब प्रत्येक जीव जाति विशिष्ट कार्य एवं आवास ग्रहण करती हैं और कार्य क्रियाशीलता एवं आवास के सम्मिश्रण को पारिस्थितिकी निकेत कहते हैं। तो प्रत्येक जीव जाति विशिष्ट कार्य एवं आवास ग्रहण करती हैं और कार्य क्रियाशील एवं आवास के सम्मिश्रण को पारिस्थितिकी निकेत कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, जरायुजता क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो यह बीज या अंकुरण मात्र पादप पर ही हो जाता है जो उसे जरायुजी अंकुरण कहते हैं, तथा यह गुण यानी यह क्या होता है, यह गुण जरायुजता कहलाता है। जरायुज मैंग्रोव वनों में पाया जाता है। जैसी बात की राइजोफोरा एक क्या है, जरायुजता पाई जाती है राइजोफोरा में, और ये विशिष्ट अनुकूलन है इसमें। इससे पादप मृदा की अत्यधिक लवणीय दशा से बचकर वृद्धि करता है। फिर देखिए चरघात की वृद्धि क्या होती है। तो चरघात समीकरण क्या होगा, तो dN/dt बराबर Rn। यहाँ पर R क्या होगा, प्राकृतिक वृद्धि की नैसर्गिक दर है, और N क्या है, समष्टि का आकार है। dN/dt क्या होगा, समष्टि के आकार में परिवर्तन होगा। तो अगला प्रश्न देखिए, सहजीवी से आप क्या समझते हैं। तो यह दो विभिन्न जातियों के महत्व के मध्य एक प्रकार का धनात्मक अंतर संबंध है, जिसमें दोनों जीवों या किसी एक को ही लाभ होता है, परंतु दोनों में से हानि किसी को नहीं होती है। जैसे लाइकेन, ठीक है, जैसे शैवाल और कवक के मध्य, जैसे शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध से किसका होता है, लाइकेन प्राप्त होता है, लाइकेन। तो कीस्टोन प्रजाति क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण होगा। कीस्टोन को लॉन्ग में ही पढ़ लेना। तो वे प्रजातियां जो किसी समुदाय को में प्रचुरता या जैव भार की अल्पता के उपरांत भी समुदाय में अभिलक्षणों को प्रभावित करती हैं, कीस्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, संकटग्रस्त जातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इन श्रेणियों में उन जातियों को रखा जाता है जिनकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से घटती
है और भविष्य में इनके विलुप्त होने का खतरा है, यानी क्या होंगी संकटग्रस्त जातियाँ कि जो अभी तक घट चुकी हैं और जिनका घटने का संभावना है, वे सब संकटग्रस्त जातियाँ हैं। बल्कि तप्त स्थल या हॉट स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ जैव विविधता की अधिकता हो तथा इसके प्राकृतिक आवास को खतरा हो, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन हो रहा हो, जैव संवेदी या तप्त स्थल कहलाते हैं। संसार में अभी तक कितने 34 हॉट स्पॉट हैं, ठीक है। तो जो अभी तक खत्म हो रहे हों वे क्या कहलाते हैं, कोई भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर जैव विविधता और की अधिकता हो और उसके प्राकृतिक आवास खतरे में हो और वे अभी तक मतलब खतरे अतिदोहन के कारण खत्म होने वाले हों, वे क्या कहलाते हैं, तप्त स्थल कहलाते हैं, हॉट स्पॉट। अभी तक संसार में कितने 34 हॉट स्पॉट हैं। भारत के राष्ट्रीय जंतु का नाम लिखिए, इसके संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई। तो भारत के राष्ट्रीय जंतु का नाम बाघ है, इसके संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट वर्ष 1972 में बनाया गया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।